नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन और ये है सवाल इंडिया का। शुरुआत करते हैं एक हादसे की खबर से। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रोल्स रॉयस का हादसा आपको याद होगा। इस हादसे में चश्मदीद का पुलिस ने अब तक बयान नहीं लिया है। ड्राइवर को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है। एसपी का इसको लेकर कहना है सीसीटीवी से सारी जानकारी जो है वो मिली है। एसपी नूह के मुताबिक उनकी तरफ से बताया गया है और सीसीटीवी से जो तस्वीरें आई हैं वो भी आप देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ, ये इस तस्वीर में देखा जा सकता है। जो सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें यहाँ पर इस हादसे के वक्त की सामने आई हैं। यहाँ पर एसपी नूह का ये भी कहना है कि ट्रक ने हाईवे पर यू टर्न लिया और उसके बाद ये हादसा यहाँ पर हुआ। जो इस तस्वीर में देखा जा सकता है वह दूर आप देखेंगे इस वीडियो में आपको नजर आएगा, ट्रक मुड़ता है और वहाँ पर ये हादसा जो है हो जाता है। रोल्स रॉयस गाड़ी यहाँ पर इस ट्रक से टकराई थी तेज रफ्तार में और इस हादसे की अब ये वीडियो यहाँ पर सामने आई है। तो ये जो हादसा हुआ था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, रोल्स रॉयस कार और टैंकर की टक्कर यहां पर हुई थी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और इस हादसे की जांच जो है वो की जा रही है। तो ये किस तरह से हादसा हुआ ये इस वीडियो में जो है वो समझा जा सकता है। यहाँ पर किस तरह से तेज रफ्तार ये गाड़ी इस हादसे का सबब जो है वो बनी, इसको लेकर ये वीडियो जो है सामने आया है और इस पर जानकारी हमारे सहयोगी परिमल कुमार दे रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे उमरी गांव के पास हैं, जहां पर रोल्स रॉयस और ट्रक की जो टक्कर हुई वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये टक्कर कैसे हुई होगी। ये रास्ता दरअसल गुरुग्राम की तरफ से आ रहा है, यानी दिल्ली की तरफ से आ रहा है और इधर जयपुर की तरफ जाने वाला रास्ता। ये देखिए ये निशान है जो उस दिन के हादसे के निशान हो सकते हैं। जिस तरीके से चक्का जो है वो सड़कों पर एक तरीके से घसरण खाया होगा और आप ये समझिए कि यहाँ पर भी आप देखिए कि ये बिल्कुल निशान है यहाँ पे बने हुए। और इसी निशान के बाद ये पूरा वाकया निकल कर आया जब दरअसल ये ट्रक यहाँ से, ये जो ऑयल टैंकर है वो यहाँ से यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था। और ये यू टर्न कहाँ पर है वो हमारे सहयोगी सचिन दिखाएंगे। ये देखिए ये यू टर्न है जहाँ से लेने की कोशिश कर रहा था और ये टक्कर हुई। ये यू टर्न यानी आप दूसरी तरफ चले जाएंगे, यानी दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता हो जाता है। ये यू टर्न है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यू टर्न अगर आप समझ पा रहे होंगे तो इसी यू टर्न लेने के समय में ये पूरा वाकया निकल के आया। एक बार फिर से आपको अगर दिखाएं तो यहाँ पर आप समझिए कि ये रास्ता है जो दिल्ली से जयपुर की तरफ जाता है और यहाँ पर ये जो निशान आप देख रहे हैं, शायद दूर से अगर कुछ नज़र आए, या ये निशान जो आप देख रहे हैं सड़कों पे बना हुआ है निशान, उसी दिन के हादसे के निशान है, जहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से निशान बने। और दरअसल अगर आपको फिर से बताएं तो वो ट्रक जो है वो दूसरी तरफ जाके आपको दिखाते हैं। ये ट्रक यहाँ से, जिस तरफ हम खड़े हैं, ये ट्रक यहाँ से दरअसल यू टर्न ले रहा था और उस वक्त ये कहा जा रहा है और बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि बहुत स्पीड में आती हुई रोल्स रॉयस जो कार है वो यहीं पर उसको हिट किया, ट्रक को आगे की तरफ से यानी साइड की तरफ से, और ट्रक बिल्कुल पलट सा गया और पलटने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। ये यू टर्न एक बार फिर से अगर आपको दिखाएं तो ये यू टर्न आपको समझ में आएगा। इसी यू टर्न पर ये पूरा जो है वो टक्कर निकल कर आया है और ये ऑयल टैंकर है जिसके 2 लोग अब जिंदा नहीं हैं। एक चश्मदीद जो है वो फिलहाल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। ऑयल टैंकर है, साथ में जो रोल्स रॉयस कार है वो जलकर यहाँ पर खाक है। तो आप समझिए कि किस तरीके से लापरवाही की वजह से, स्पीड रफ्तार बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दुर्घटना जो है वो सामने में निकल कर आई है। यहाँ पर आपको ये तस्वीर और ये मंजर सीधे तौर पर बता रही होगी। जो रोल्स रॉयस कार जो है वो राख में एक तरीके से तब्दील है और यहाँ पर आप एक तरीके से समझिए कि ये पूरा जो वाकया हुआ था। सचिन अगर इधर आप दिखाएं तो आपको फिर से दूर से अगर दिखाएं, ये कार के जले हुए के निशान हैं, साथ में यहाँ पर ऑयल टैंकर है और आपको एक बार फिर से कैमरे के जरिए अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए यहाँ पर, ठीक यहाँ पर ये जो कार जैसे आ रही है, ये कार मानिए कि ये ट्रक है और यहाँ से यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था। ऑयल टैंकर है, यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था और सामने से यहाँ पे आ रही जो रोल्स रॉयस है उसने ठीक इसी जगह पे, यहाँ पे घसरण के निशान है, जहाँ पे वो निशान अभी भी सड़कों पर हैं, वहाँ पर दरअसल ये टक्कर हुई और उसके बाद ट्रक जो है बिल्कुल पलट सी गई। रोल्स रॉयस में आग लग गई जिसमें से लोगों को निकाला गया है। मेदांता हॉस्पिटल में गुरुग्राम में उनका इलाज चल रहा है
और ये फिर ये जो जगह है, इसी जगह पे ज़बरदस्त टक्कर के बाद 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए और ये वाकया यहीं पर निकल कर आया। यानी सीधे तौर पर रफ्तार से जुड़ा मामला है और रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि शायद ऑयल टैंकर वाले को पता नहीं चला जब वो यू टर्न ले रहा था यहाँ से, और यू टर्न लेने के दौरान ही जब वो यू टर्न ले रहा था तो गाड़ी ने आगे से अगले पोर्शन पर उसको हिट किया। हिट करने के बाद ट्रक पलट गया और पलटने के बाद जो ऑयल टैंकर है वो पलट गया और पलटने के बाद वो सामने में जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि किस तरह का मंजर रहा होगा, किस तरह का हादसा, दुर्घटना रहा होगा, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और 4 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा, परिमल ने उस जगह से दिखाया जहां पर यह हादसा हुआ, ये दुर्घटना हुई, कि किस तरह से वहां पर ट्रक जो है वो यू टर्न लेने के लिए जा रहा था। उस वक्त ये रफ्तार में गाड़ी जो है रोल्स रॉयस कार उसमें टकराई और इसमें 2 लोगों की यहां पर मौत हो गई। परिमल हमारे साथ फोन लाइन पर भी हैं। परिमल, हम ये वीडियो भी देख पा रहे हैं, सीसीटीवी वीडियो, जिसमें दूर ये नजर आ रहा है, स्पष्ट नहीं है हालांकि ये जब वो जगह जहां पर यह हादसा हुआ, जहां से अभी आपकी रिपोर्ट हमने देखी, क्या इसमें पता चल पाया है क्या ट्रक जो है वो दूसरी साइड से मुड़ रहा था इसलिए वो सामने आ गया गाड़ी के, और रोल्स रॉयस जो थी वो बहुत ज्यादा रफ्तार में थी, जो तय सीमा है स्पीड की उसको ओवर स्पीड कर रहे थे वो? देखिए, दरअसल अगर दर्शक इसको समझना चाहें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जहाँ पे ये हादसा हुआ है, वो दरअसल वहां पर एक यू टर्न बना हुआ है और ट्रक और रोल्स रॉयस दोनों जो है वो जयपुर की तरफ जा रहा था, और वहीं पर ट्रक साइड में खड़े होके यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था। तभी तेज रफ्तार से आती हुई रोल्स रॉयस ने उसमें टक्कर मार दी। तेज रफ्तार हम इसलिए कह रहे हैं ताबिश की इसकी पुष्टि पुलिस ने भी की है कि ओवर स्पीडिंग का मामला है, बहुत तेज रफ्तार से थी। और जो ट्रक में जो 2 लोग जिनकी मौत हो गई, उनके अलावा भी एक शख्स था जो फ्यूल भरने का काम करता था, गौतम, उससे भी एनडीटीवी ने बात की है, मैंने बात की है। उसने कहा कि हम लोगों ने एक तरफ किनारे पे रुक के ये देखा कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है और हमने वहां से यू टर्न लेने की कोशिश की। तभी अचानक जब रफ्तार बहुत तेज होती है, क्योंकि 120 की रफ्तार आप चला सकते हैं इस पे एक्सप्रेसवे पे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे वो लिमिट है, तो उससे भी ज्यादा रफ्तार रही होगी। यही वजह है सामने में निकल कर आई है कि यहाँ पर जो है वो टक्कर हुई और टक्कर के बाद ट्रक पलट गया, ऑयल टैंकर पलट गया, जबकि गाड़ी में इंजन में जो है ऑयल वाला जो फ्यूल टैंक था रोल्स रॉयस का, उसमें आग लग गई और जैसे तैसे उसमें जो सवार लोग थे वो निकल पाए, लेकिन ट्रक वहां पे पलट गया। अब टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी कि ऑयल टैंकर या ट्रक के बारे में हम सोचे कि टक्कर के बाद पलट जाए, तो आप सोचिए कि रफ्तार किस कदर रहा होगा। और ये बात, रफ्तार की बात अगर हम जोर डाल के कह रहे हैं तो इस बिना पे कह रहे हैं कि पुलिस ने सीधे तौर पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये माना है कि रफ्तार बहुत ज्यादा था रोल्स रॉयस का, जो सीधे तौर पर सीसीटीवी के फुटेज में नजर आ रहा है। तो ये जो जानकारी अभी तक यहाँ पर सामने आई है परिमल, उससे लग रहा है कि रफ्तार ज्यादा का मामला यहाँ पर ये लग रहा है, लेकिन पुलिस की जांच अब यहाँ पर क्या कहती है, कहाँ तक वो पहुंची है? क्योंकि चश्मदीद का पुलिस ने अब तक बयान जो है वो नहीं लिया है, तो वो किस तरह से अब इस मामले में आगे बढ़ पाए हैं? देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि मंगलवार की दुर्घटना और आज शुक्रवार है ताबिश, चौथा दिन। चौथे दिन में जो एक शख्स, एकमात्र शख्स जो इस पूरे घटने का चश्मदीद है, जो ट्रक में सवार था जिसका नाम गौतम है, उस तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। तो जो रवैया है वो भी आप सोचिए कि अभी तक पुलिस उसके पास नहीं पहुंच पाई है, ठीक से बोल नहीं पा रहा है, बिस्तर पे, घर के बिस्तर पे लेटा है, इलाज नहीं हो पा रहा है। और जिन 2 लोगों की मौत हुई, उनके परिवार वाले, उनके डिपेंडेंट कितने रहे होंगे, वो भी आप सोचिए कि दूर दराज यूपी से कहीं यहाँ पे नौकरी करने आए थे, तो उनको इंसाफ कैसे मिलेगा जब हम ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि जो एकमात्र चश्मदीद उस घटने का है उससे बयान दर्ज करवाया जाए। तो ये तमाम चीजें पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, देखेगी, लेकिन देखने और सुनने तक बात नहीं रह जाती है। उन तक जब एनडीटीवी पहुंच सकता है तो पुलिस को भी पहुंचना चाहिए था उनके पास, उनका बयान लेना चाहिए था। जो ट्रक में एक ड्राइवर और खलासी के बाद जो एक आदमी मौजूद था जो फ्यूल भरने का काम करता था अलग अलग जगहों पे, पॉइंट जो बने हुए एक्सप्रेसवे पे, उसका बयान अभी तक पुलिस ने नहीं लिया है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर एक तरफ मामला बहुत बड़े लोगों का है कि आप समझ सकते हैं कि 10 करोड़ की गाड़ी किसके पास होगी, और 10 करोड़ की गाड़ी है तो पुलिस ये जरूर कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन हमारा बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, जहाँ पे जो भी दोषी होगा कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन कार्रवाई तो तब सुनिश्चित कर पाएंगे जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जोड़ेंगे,
सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तब जोड़ पाएंगे जब उस कड़ी के एक एक लोगों से हम बात कर पाएंगे। और उस बात करने की कड़ी में उस शख्स से बात नहीं हो पाई है गौतम, जो ट्रक में था, जिंदा बच गया, बिस्तर पर है और उसका बयान अभी तक पुलिस ने नहीं लिया है। बिल्कुल, शुक्रिया परिमल आपका सब जानकारी के लिए। तो ये भी जो है एक तरह से सवाल खड़ा करता है कि चश्मदीद का पुलिस ने अब तक जो है बयान यहाँ पर इस मामले में क्यों नहीं लिया है। लेकिन ये तस्वीरें सामने आई हैं उस वक्त की जिसमें ये देखा जा सकता है कि वहाँ पर दरअसल हुआ क्या था जिस जगह पर यह हादसा हुआ है। तो ये जो चश्मदीद है उसकी परिमल बात कर रहे थे। एकमात्र दुर्घटना का चश्मदीद है जो ऑयल टैंकर में उस वक्त था। गौतम गांव में अपने घर के बिस्तर पर लेटा है, न चल पा रहा है, न ठीक से खा पा रहा है, बोलने में भी तकलीफ है और इसलिए धीरे धीरे रहकर वो बोल रहा है। वो बता रहा है कि टर्न लेने वक्त जो है कोई गाड़ी वहां पर पीछे नहीं थी। जैसे ही यू टर्न वो ले रहे थे तभी गाड़ी अचानक से आई और टक्कर वहां पर हो गई। उससे बात की हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने, वो आपको दिखाते हैं। गौतम, बता पाओगे तो इलाज हो पाएगा आपका? क्या हुआ था ट्रक में जब उस दिन थे? तो जब ट्रक मुड़ रही थी तो क्या हुआ था? कट ले रहे थे तो क्या हुआ कट लेने के बाद? आकर खोल बेटा, आकर खोल, बता। कट ले रहे थे तो क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? टक्कर। टक्कर कहाँ पे मारी? आगे में? ट्रक के आगे या पीछे? कहाँ पे टक्कर मारी? हाँ, आगे में। हाँ, आप ट्रक में कहाँ पर थे? साइड में बैठे हुए थे। आपके साथ दो लोग और थे जो अब दुनिया में नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ, थोड़ा सा अगर याद करके बताएं। अचानक ट्रक टर्न लेने के लिए आप लोग मुड़े थे, देख रहे थे गाड़ी पीछे से आ रही है कि नहीं आ रही है। तो गाड़ी कोई आ रही थी पीछे से? नहीं। और जैसे ही टर्न लिया उसके बाद? फिर आए थे। टर्न लिया उसके बाद गाड़ी आई थी, टक्कर मार दी। और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी आपको रोड पे? तो स्पीड क्या बहुत ज्यादा था उसका? 190। 190 200 के आसपास आपको लग रहा था कि बहुत तेज आई। और पहले से कुछ पता नहीं चला था कि गाड़ी है कि नहीं है? तो वहां पर रुके भी थे टर्न लेने से पहले आप लोग? रोड के बाईं तरफ देखा होगा ना पीछे कोई गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है? देखा? हाँ, कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। और जैसे ही ड्राइवर रामप्रीत थे, हाँ, जैसे ही गाड़ी मुड़ाई वैसे ही टक्कर लग गई। और टक्कर लगी तो ट्रक क्या हुआ फिर? पलटी खा गया। तो गलती आप लोगों की थी या उस गाड़ी वाले की थी जिसने टक्कर मारी? इस गाड़ी वाले की। कैसे गलती? क्या आप समझ रहे हैं कि गलती रही होगी उसकी? तब सुने एकदम न मुड़े, एकदम आएगा। तो अब जरूरत इस बात की भी है कि इनका इलाज हो पाए सही जगह पे, और इलाज करवाया जाए, बयान दर्ज किया जाए, ताकि पता चल सके इनके बयान के जरिए। जहां हम पहुंच पाए वहां तक पुलिस वाले अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, जिसके जरिए केस को एक दशा मिल सके, जो सही चीज है वो सामने निकल कर आए, इसकी गुत्थी सुलझाई जा सके। और इसमें गौतम का बयान बहुत अहम है। हरियाणा से अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो इस मामले के चश्मदीद थे जिनकी हालत आपने देखी, ठीक से बोल तक वो नहीं पा रहे हैं। अब किस तरह से जांच इसमें आगे बढ़ती है ये देखना होगा। ये तस्वीर भी आप देखिए जो सामने आई है सीसीटीवी की उस जगह की जहां पर यह हादसा हुआ। जैसे कि परिमल हमारे बात कर रहे थे सहयोगी उनसे जो चश्मदीद हैं इस मामले के, वो बता रहे थे कि वो ट्रक उस वक्त मोड़ने की कोशिश कर रहे थे वहां से यू टर्न के लिए, और पीछे देखा तब उस वक्त कोई गाड़ी वहां पर नहीं उनको नजर आई, लेकिन ये तेज रफ्तार में गाड़ी आई और ये हादसा जो है यहाँ पर हो गया। तो तस्वीरों में आप देखिए वो दूर आपको सर्कल नजर आ रहा होगा बिल्कुल ऊपर की तरफ इस वीडियो में। ये वो जगह है जहां पर ये हादसा हुआ, जहां से परिमल अभी आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। सर्कल में आप देख पाएंगे वो जगह है, यू टर्न है ये दरअसल, जहां से गाड़ी जो है वो मुड़ सकती है। और ये ट्रक वहां से मुड़ने की कोशिश कर रहा था, यू टर्न लेने की कोशिश ये कर रहे थे, और उसी जगह पर ये हादसा जो है ये होता है। पीछे से एक ही तरफ एक ही दिशा में दोनों गाड़ी और ट्रक जो है वो जा रहे थे।
ट्रक यहाँ पर यू टर्न लेने के लिए मुड़ता है और उसी वक्त ये हादसा हो जाता है। ये आप धूल उड़ती हुई देख रहे हैं वीडियो में, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये हादसा हुआ। तो ये रोल्स रॉयस गाड़ी जाके टकराती है ट्रक में, वो यू टर्न लेने के वक्त उस जगह पर, और ये हादसा यहाँ पर हो जाता है। 2 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। जो चश्मदीद है उसकी हालत हमने आपको दिखाई, वो किस स्थिति में यहाँ पर फिलहाल है, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है और पुलिस अब इस मामले को देख रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। अमर मणि और उनकी पत्नी की रिहाई पर रोक नहीं लगी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अमर मणि और उनकी पत्नी की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता की बहन की जो याचिका थी उस पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 8 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आपसे सहमत होंगे तो वापस जेल भेज देंगे। मेरी यही उम्मीद है कि अमर मणि को जेल भेजा जाए और उनकी जो उम्र कैद की सजा है वो पूरी की जाए और वो अपनी सजा अस्पताल में नहीं काटें। तो यही मेरा कहना है और गवर्नर साहब से मेरा यही निवेदन है कि उनको भ्रमित करके जो आदेश कराया गया है वो गलत है। भ्रष्ट अधिकारियों ने गलत रिपोर्टें बनाई हैं, क्योंकि जो मेरे पास कागज है जो हमने चिट्ठियों के द्वारा सबको दिए हैं वो ये साबित करते हैं कि 12 सालों से अमर मणि मधुमणि जेल गया ही नहीं। तो ये पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताते हैं। अमर मणि का मामला जो है वो क्या है ये आप समझिए। मधुमिता शुक्ला से अमर मणि त्रिपाठी के करीबी रिश्ते थे और 9 मई 2003 को कवित्री मधुमिता शुक्ला की लखनऊ में हत्या हो जाती है। हत्या के वक्त मधुमिता शुक्ला 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा जो है वो बना। मधुमिता हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई और सितंबर 2003 में अमर मणि को गिरफ्तार कर लिया गया। 2005 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस को देहरादून ट्रांसफर किया गया और मधुमिता के एक भावुक पत्र ने हत्या का राज जो है वो खोला। डीएनए टेस्ट में अमर मणि और मधुमिता के बच्चे का सैंपल जो है वो एक मिला और 2007 में देहरादून सेशन कोर्ट से 5 आरोपियों को इस मामले में सजा हुई। अमर मणि त्रिपाठी, मधुमिता त्रिपाठी, 3 अन्य आरोपियों को उम्र कैद इस मामले में हुई और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को यहां पर बरकरार रखा। 20 साल तक जेल में रहे अमर मणि त्रिपाठी और यूपी सरकार ने अच्छे आचरण के आधार पर रिहाई के आदेश अब दिए और रिहाई के खिलाफ मधुमिता की बहन सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट का रिहाई पर रोक से फिलहाल इनकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया है और जवाब जो है इस मामले में अब मांगा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को रिहा करने के आदेश दिए हैं। अमर मणि और उनकी पत्नी 2003 के मधुमिता हत्याकांड में दोषी पाए गए थे और जेल में सजा काट रहे हैं। कवित्री मधुमिता शुक्ला की 2003 में लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जैसे कि हमने बताया आपको इस मामले के बारे में। अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को 2007 में इसके लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और सरकार ने अपने आदेश में लिखा है कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं और दोनों का इस दौरान व्यवहार अच्छा रहा है। आदेश में समय से पहले रिहाई को लेकर मई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया गया है। अभी देखिए, मानिए ये रिहाई के जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के निर्देश के बाद ही जब निर्णय उनका होता है उसके बाद भी निर्णय होता है। तो जैसा भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। अमर मणि त्रिपाठी की और उनकी पत्नी की पता नहीं किन नियमों के आधार पे उनको बाहर किया जा रहा है। शायद बीजेपी का योगी मॉडल, योगी और मोदी का चेहरा उत्तर प्रदेश लोकसभा के 2024 के चुनाव के आधार पर फीका पड़ने लगा। तो अब अमर मणि की भी जरूरत पड़ेगी। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की आवश्यकता लगी, वो सब बेल होंगे और सबका इस्तेमाल मौजूदा भाजपा करेगी। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से रोल्स रॉयस हादसे के बारे में आपको बताते हैं। ये जो हादसा हुआ, टैंकर से रोल्स रॉयस टकराती है सड़क पर यू-टर्न लेते वक्त ट्रक के, और इसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है। 3 दिन से लोग ये जानना चाहते हैं कि जो रोल्स रॉयस गाड़ी थी उसमें कौन था जो घायल हुआ है। वो गाड़ी जो हादसे का शिकार हुई, इसमें विकास मालू और उसके साथी थे। विकास मालू अभी मेदांता में भर्ती हैं। इसकी जानकारी नूह के एसपी ने दी है, और नूह के एसपी ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। सबसे पहले ये समझना चाह रहे हैं कि जो रोल्स रॉयस वाला एक्सीडेंट है, टैंकर और रोल्स रॉयस का, उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं सर? ये एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर 2 लोगों की मृत्यु हुई है, और रोल्स रॉयस कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और ट्रक को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो इसमें हमने एफआईआर रजिस्टर कर ली है नगीना थाने में, और इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जी, जो विकास मालू है सर, जो रोल्स रॉयस में थे, उनकी स्थिति अभी क्या बताई जा रही है? अभी वो मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उपचाराधीन है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि खतरे से बाहर है विकास मालू? जी, अभी वो उपचाराधीन है, डॉक्टर ही उसके बारे में बता पाएंगे। उनके साथ एक और शख्स थे जिनका इलाज चल रहा है सर, उनके बारे में कोई जानकारी, उनकी स्थिति को लेकर कोई जानकारी? जी, अभी वो भी मेदांता हॉस्पिटल में उपचाराधीन है, और जैसे ही वो हॉस्पिटल से इलाज के बाद में डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद में उनको भी अनुसंधान में शामिल किया जाएगा। सर, ये भी बताया गया है कि ये लोग कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने जा रहे थे, जयपुर में बेटे का बर्थडे था। ऐसी भी कोई जानकारी हमारे पास है जब इनका काफिला जा रहा था गाड़ियों का? देखिए, जैसे ही ये लोग इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में सारी चीजें इसके बारे में सामने आ जाएंगी, कहाँ जा रहे थे, क्या जा रहे थे। फिलहाल हम लोगों ने ड्राइवर को बुलाया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसके आगामी कार्रवाई जैसे जैसे लोग इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते जाएंगे वो सारी चीजें खुल जाएंगी। एक चीज और आपसे सर ये समझना चाहते हैं, ये जो विकास मालू हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये कुबेर ग्रुप से जुड़े हुए हैं? जी सर, एक चीज और, इसमें क्या सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है जिससे हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एस्टैब्लिश कर पाए? पूरा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है सीसीटीवी से कवर्ड है, और उसमें सारा सीक्वेंस आ रहा है, और पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। वो कोई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पे कोई चीज जो आप अभी ड्रॉ कर पा रहे होंगे कि कैसे हुआ होगा, जो प्राथमिकी जांच है? इसमें जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि ट्रक ने हाईवे पर यू टर्न लिया था, और उसी टाइम पे ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही थी, तो इनका टक्कर हुई है दोनों ट्रक की और रोल्स रॉयस व्हीकल की, तो इसके अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है। क्या कोई हमारे पास जानकारी है स्पीडोमीटर के जरिए कि आखिर स्पीड कितनी रही होगी, या प्रिलिमिनरी जानकारी में पता चल पाया हो सर? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में गाड़ी बहुत तेज स्पीड से चलती हुई दिखाई दे रही है, और जो एग्जैक्ट स्पीड है वो हम लोग साइंटिफिकली डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। तो आपने सुना जो वहाँ पर पुलिस अधिकारी बता रहे थे इस हादसे के बारे में, हमारे सहयोगी उनसे बात कर रहे थे। जो घायल हुए हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन अब की जाएगी, इस मामले में उनसे और जानकारी जुटाई जाएगी, और वो बता रहे थे गाड़ी जो है वो बहुत तेज रफ्तार में थी। तो यह हादसा यहाँ पर होता है जिसका वीडियो जारी किया गया है, और वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से वहाँ पर ट्रक मुड़ने की कोशिश कर रहा होता है जब ये तेज़ रफ्तार रोल्स रॉयस जो है वो टकराती है। रोल्स रॉयस हादसे पर एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है इसको लेकर। ये जो हादसा हुआ, रोल्स रॉयस की जो गाड़ी उस वक्त थी इस हादसे में, उसमें विकास मालू मौजूद थे, जिस गाड़ी से टैंकर की टक्कर हुई है। भीषण टक्कर ये हुई। विकास मालू हादसे में घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेदांता अस्पताल में इनका इलाज हो रहा है। तो एनडीटीवी के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है इस हादसे को लेकर। विकास मालू उस गाड़ी में थे रोल्स रॉयस में जो यहाँ पर टैंकर से टकराई, इस हादसे का शिकार हुई, और मेदांता में इनका इलाज चल रहा है। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स के बाद एथेंस में आज मौजूद हैं। यहां पर उनके दौरे में वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात जो है वो हुई है। प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के दौरे के बाद अब एथेंस दौरे पर हैं, और पीएम ग्रीस की राजधानी एथेंस में हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने एथेंस में गुमनाम सैनिकों को यहां पर श्रद्धांजलि दी, और इसके बाद पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजधानी एथेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के राष्ट्रपति
कतेरीना से मुलाकात की और इस दौरान पीएम मोदी ने ग्रीस की राष्ट्रपति से चंद्रयान-3 मिशन की सफलता पर बात की। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 की सफलता न केवल भारत की सफलता है बल्कि ये पूरी मानव जाति की सफलता है। पीएम ने कहा कि वो द्विपक्षीय मित्रता को गहरा करने के उद्देश्य से ग्रीस के शीर्ष नेतृत्व के साथ सार्थक वार्ता को लेकर आशान्वित हैं। पिछले 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ग्रीस की ये पहली यात्रा है। इस दौरे में उनकी ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ व्यापार, निवेश और रक्षा से जुड़े आपसी सहयोग को लेकर बातचीत उन्होंने की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 40 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री का आना हुआ, लेकिन रिश्तों की गहराई कम नहीं हुई। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करेंगे। पीएम मोदी ग्रीस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। देर रात प्रधानमंत्री ग्रीस से भारत के लिए रवाना होंगे। 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है। फिर भी ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है, ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कमी आई है। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी और मैंने भारत ग्रीस पार्टनरशिप को स्ट्रैटेजिक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देंगे। और अब बात चंद्रयान की करते हैं। इसरो ने चंद्रमा पर पहुंचे चंद्रयान-3 का एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर निकलते हुए दिख रहा है। चांद पर लैंडर के उतरने के कुछ घंटे बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आया था और चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर घूमना शुरू कर दिया है। इसरो ने ट्वीट कर कहा कि प्रज्ञान रोवर की सभी एक्टिविटी तय समय पर हो रही हैं। पूरा सिस्टम सामान्य तरीके से काम कर रहा है। देखिए, मेरा बेताबी से इंतजार था इसके लिए, जो मैं कह रहा था शुरू से कि सेल्फी निकल के आएगी चांद की सतह से। तो ये सेल्फी है विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर की। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पे रैंप से उतर रहा है और चांद की सतह पे पहुंच गया है। ये बड़ा साफ दिख रहा है और उसके 6 पहियों के निशान भी चांद पे साफ दिख रहे हैं। तो इस वक्त विक्रम लैंडर ने तो अपनी छाप छोड़ी है चांद पे, प्रज्ञान रोवर ने भी अपनी छाप चांद पे छोड़ दी है। अब आने वाले बहुत समय तक ये छाप चांद पे रहेगी। बट ये भी दर्शाता है, और आज की खबर ये है कि प्रज्ञान और विक्रम दोनों की हेल्थ ठीक है। मेरी इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि दोनों हेल्दी हैं। ये तो थोड़ा पुराना वीडियो है, 23 तारीख का वीडियो है, जब प्रज्ञान रोवर शाम को जब 6:04 पे विक्रम लैंड किया था। उसके करीब 4 घंटे से ऊपर के बाद प्रज्ञान रोवर को धीमे से नीचे लाया गया। ये उस टाइम की तस्वीर है और इसमें आप देख सकते हैं, एक तरफ सौर ऊर्जा का पैनल है प्रज्ञान रोवर का, उसके ऊपर धूप पड़ रही है, दूसरी तरफ उसकी छांव की परछाई दिख रही है। और इसके साथ साथ अगर आप बहुत गौर से देखें तो प्रज्ञान रोवर के पीछे आपको इसरो का लोगो भी दिख रहा है और भारत का झंडा भी दिख रहा है। तो भारत का झंडा, इसरो का लोगो चांद की सतह पे पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भारत की तरफ से, जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि हमारे पास कारगर टेक्नोलॉजी है कि हम ऑटोमेटिक लैंडिंग से धरती से लेकर चांद तक पहुंच सकते हैं। अब बहुत लोग पहले कह रहे थे कि जी हमें तस्वीर नहीं मिली, प्रज्ञान नीचे गया कि नहीं गया पता नहीं। ये अब देखिए, जब ये मिशन ऑपरेशंस होते हैं तब उस वक्त जो विक्रम के कंप्यूटर हैं वो मिशन ऑपरेशंस में काम करते हैं। ये सारे वीडियो जो हैं ये रिकॉर्ड किए जाते हैं और कंप्यूटर में बफर कर देते हैं। लेकिन जब विक्रम या ऑर्बिटर लाइन ऑफ साइट में आता है हमारी धरती के एंटीना पे, तब इनको डाउनलोड किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और तब रिलीज किए जाते हैं। तो तुरंत नहीं मिले तो उसका कोई गम नहीं होना चाहिए। हम लोग लाइव टेलीविजन करते हैं, हमें हर चीज लाइव तभी चाहिए
ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जनरेशन है। लेकिन चांद पे मिशन करना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का काम नहीं है। इसमें 4 साल लगे भारत के वैज्ञानिकों को। तो थोड़ी देर से तस्वीरें आई, लेकिन बहुत अच्छी तस्वीरें आई। मैं तो बहुत खुश हूं देख के कि पहली सेल्फी आ गई चांद की सतह से। विक्रम ने प्रज्ञान की सेल्फी भेजी, भारत का झंडा पहुंच गया। मेरे लिए तो यह मिशन पूरी तरह कामयाब, जबरदस्त। तो आपने देखा प्रज्ञान रोवर जो है वो जब उतरा चांद की सतह पर, उस वक्त का वीडियो जो है वो जारी किया गया इसरो की तरफ से। इससे पहले जब लैंडिंग वहां पर हो रही थी, टच डाउन हो रहा था, उस वक्त का भी एक वीडियो तस्वीरें जो है वो इसरो ने जारी की हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए टच डाउन के वक्त की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख पाएंगे टच डाउन से ठीक पहले विक्रम लैंडर ने क्लिक की है। 2 मिनट 17 सेकंड का ये वीडियो है, जिसमें शुरुआत में लहरों जैसा नज़ारा यहाँ पर दिखता है और फिर चांद की सतह के गड्ढे नजर आते हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की है और चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में माना जाता है कि यहाँ बने गड्ढे अंधेरे में रहते हैं और उनमें पानी होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी भी ग्रीस की यात्रा के बाद सीधे बेंगलुरु जाएंगे और मिशन चंद्रयान 3 की टीम से मुलाकात करेंगे और मिशन की सफलता पर बधाई देंगे। इस शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक G20 पर फोकस एनडीटीवी का मेगा कॉन्क्लेव देखना ना भूलें। बदलती विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका को लेकर जाने माने विशेषज्ञ और भारत सरकार के प्रमुख मंत्रियों से खास बातचीत देखिए सिर्फ एनडीटीवी नेटवर्क पर। अगले महीने 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में G20 की बैठक होनी है। G20 की दिल्ली में होने वाली इस बैठक में खबर यह है कि पुतिन जो है वो नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन G20 के लिए नहीं आ रहे हैं और सैन्य कार्रवाई की वजह से वो नहीं आ रहे हैं। रूस की तरफ से ये जानकारी जो है वो दी गई है। G20 की बैठक से पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन को लेकर ये खबर आई है कि G20 की बैठक में वो नहीं शिरकत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, बताइए और क्या कुछ बताया गया है इसके बारे में, क्यों वो नहीं आ पाएंगे? जी देखिए, जो रूसी प्रेसिडेंट के स्पोक्स पर्सन हैं दिमित्री पेस्कोव, उनके हवाले से जानकारी जो है वो रूस की एम्बेसी की तरफ से दी गई है और इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि जो रूस का मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में चल रहा है, उसका हवाला दिया गया है और ये वजह बताई गई है कि वो भारत G20 सम्मेलन के लिए नहीं आ पाएंगे। एक बड़ा आयोजन भारत में हो रहा है जिसमें कि भारत के अलावा 18 और देश और उसके अलावा यूरोपीय यूनियन, इसके अलावा 9 अतिथि देश और जो 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भारत की तरफ से न्योता गया है और बड़ी उम्मीद इस बात की थी कि पुतिन यहाँ पर आएंगे। हालांकि वो ब्रिक्स समिट के लिए जोहानिसबर्ग नहीं गए थे, लेकिन उसके पीछे एक रीजन था। रीजन ये था कि जो इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है उसका एक वारंट है उनके खिलाफ यूक्रेन में वॉर क्राइम को लेकर, और इस बात का अंदेशा था कि अगर वो वहाँ पर जाएँ तो क्योंकि साउथ अफ्रीका सिग्नेटरी है इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट का, तो ऐसे में वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी की बात हो सकती थी। तो ये वजह माना गया कि वो ब्रिक्स नहीं गए हैं, लेकिन G20 के लिए भारत आएंगे क्योंकि भारत ने जिस तरीके से एक मध्यस्थता की भूमिका या एक मिडिल पाथ लिया है इस पूरे यूक्रेन वॉर के दौरान, तो भारत और रूस के रिश्ते जो हैं वो बेहतर माने जाते हैं और इस बात को लेकर उम्मीद थी कि पुतिन यहाँ आएंगे। लेकिन आज ये जानकारी दी गई कि पुतिन यहाँ पर नहीं आएंगे। तो पहले ऐसे वो G20 के नेता हैं जिन्होंने अपनी तरफ से G20 में आने से इनकार किया है। 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने कन्फर्म किया था कि वो 7 से 10 सितंबर तक भारत में रहेंगे, लेकिन दूसरा ये मौका है जब रूस के राष्ट्रपति की तरफ से मनाही की गई है। बाकी और देशों के निमंत्रण पे उनकी तरफ से कंफर्मेशन अभी आना बाकी है। शुक्रिया उमा इस सब जानकारी के लिए। तो उम्मीद थी कि G20 की बैठक में पुतिन जो है वो हिस्सा लेंगे, लेकिन जानकारी वहां से दी गई है रशिया की तरफ से कि सैन्य कार्रवाई की वजह से वो G20 में हिस्सा नहीं लेंगे पुतिन। तो यहाँ पर अब सवाल इंडिया का में फिलहाल अब आज के लिए इतना ही। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।